हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है बुक्स चाइज एंड अ बंच ऑफ स्टोरीज। उम्मीद है आपने पिछले दोनों एपिसोड ज़रूर सुने होंगे। अगर आपने नहीं सुने हैं तो उसे ज़रूर सुनिए, आपको शायद पसंद आएंगे। दोस्तों, ये जो तीसरा एपिसोड है इसको मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें कुछ चेंजेस किए हैं क्योंकि जब मैंने इसे पहली बार रिकॉर्ड किया था तो मैं इसको ऑनलाइन नहीं डाल पाया था। मतलब मैं इसका पॉडकास्ट बना के इसको ऑनलाइन नहीं कर पाया था। मैं जहाँ पे था किसी कारणवश थोड़ा बिजी था और मैंने कोशिश की थी, पर वो इंटरनेट इतना स्लो था वहाँ पर कि अपलोड हो ही नहीं रहा था। तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया इसको अपलोड करने के लिए। आज आप तक पहुँच जाएगा। तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। अब मैं वापस अपने शहर आ चुका हूँ। फरवरी शुरू हो चुका है और अब मेरे ख्याल से सिर्फ सुबह और शाम की ठंड रह गई है। सुबह जब हम उठते हैं तो काफ़ी ठंड लगती है और अब शाम जैसे जैसे ढलती जा रही है, रात आने वाली है, अब फिर हल्की हल्की सर्दी लगने लगी है। दोपहर को तो काफ़ी हद तक गर्मी हो ही जाती है। अब इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूँ तो जाहिर है शाम का वक्त है, सामने किताबें हैं और मैं पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास चाय का प्याला भी है। और जैसे कि हमारे पॉडकास्ट का नाम ही है बुक्स चाइज एंड अ बंच ऑफ स्टोरीज, तो मैं चाय के बारे में भी लोगों की काफ़ी सारी बातें पढ़ता रहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने चाय के बारे में किसी ने कुछ कहा था, वो मैंने पढ़ा, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि चाय को कभी ना नहीं कहना चाहिए। चाय के साथ आप सिर्फ वक्त नहीं बांटते हो, अपने गम, खुशी के पल, मन की परेशानी और दिल का बोझ भी बांट लेते हो। तो अगर कोई आपसे कभी कहे कि चाय पियोगे तो उसको मना मत करना। क्या पता कोई आपके साथ अपना वक्त बांटना चाहता हो, कोई आपके साथ अपना साथ बांटना चाहता हो। खैर, हम तो चाय का कप लेके बैठ गए इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने और उम्मीद है कि जब आप ये पॉडकास्ट सुनेंगे तो शायद आप भी चाय पी रहे होंगे और उसका मज़ा ले रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। आज मैं जिस किताब के बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत ही एक आम किताबों में आती है और ख़ासकर जो हमारी उम्र के लोग हैं, जो 80s में पैदा हुए हैं। जब मैं उस किताब के बारे में बात करूँगा तो आपको आपके टीन एज में ले जाएगी। टीन एज से मेरा मतलब है वो समय जब हम टेलीविज़न पे ज़्यादातर टीवी धारावाहिक देखा करते थे और ये उनमें से किसी एक की ही कहानी है। उस यहाँ हम बात करेंगे उस कहानी के लेखक के बारे में, उस कहानी के बारे में और उस कहानी की जो यादें हमारे मन में बसी हुई हैं उस टेलीविज़न धारावाहिक के रूप में जो हमने देखा था। तो तब हम उसके बारे में क्या फील करते थे और अब हम क्या फील करते हैं। मैं आपसे बोलूँ तो जब मैंने ये धारावाहिक देखना शुरू किया था तो मैं काफ़ी छोटा था। मेरे ख्याल से शायद रहा होऊंगा 10-12 साल का। और जब ये मैंने देखा तो टेलीविज़न पर इसका प्रसारण बीच में ही रोक दिया गया। हमें मालूम नहीं क्यों रोक दिया गया, तब हमें इतनी आइडिया नहीं था, हमें नहीं पता था TRPs क्या होती हैं, टेलीविज़न कैसे काम करता है, पर जो भी था वो बीच में रोक दिया गया था। तो मुझे काफ़ी उन दिनों रहता था कि यार बीच में रोक दिया है और इसकी स्टोरी क्या होगी, इसका एंड कैसे होगा। पर तब इतना ज़्यादा लड़कपन में थे, बचपन में थे, कुछ दिन सोचा फिर हम भूल गए। अभी फिर पिछले साल ही मुझे वो किताब एक जगह दिखाई दी। ये नहीं कि मैंने बीच में ढूंढने की कोशिश भी की थी, मैंने कभी कोशिश नहीं की थी उस किताब को ढूंढने की। इत्तेफाक से वो मुझे दिखाई दी और मुझे पुरानी बातें याद आ गई। तो मुझे लगा कि अब तब तो मुझे पता नहीं चल पाया था कि इसका अंत क्या हुआ था। अब ये किताब को ही पढ़ के देखा जाए कि इसका अंत क्या हुआ था। और वो जो कहानी हमने टेलीविज़न पे देखी थी, हम आज भी अक्सर देखते हैं कि जो कुछ हमें टेलीविज़न पे दिखाया जाता है, अगर हम वो किसी उपन्यास को भी उठाते हैं या किसी बुक्स का रेफरेंस लेते हैं या किसी सच्ची कहानी पे भी बनाते हैं, तो उसका नाट्य रूपांतर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब असली कहानी से वो काफ़ी दूर होती है।
तो जब ये किताब मेरे हाथ लगी तो मैंने सोचा कि इसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि जो मैंने तब तक देखा था टेलीविज़न में साल भर बैठ के वो कितना सही था। और यकीन मानिए जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे पता चला कि जो कुछ हमने टेलीविज़न में देखा था पूरे साल भर बैठ के वो इस किताब में था ही नहीं। कहा जाए तो उसका सिर्फ 10% था। खैर, मैं बात कर रहा हूँ देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखी गई एक किताब जिसका नाम है चंद्रकांता। आप सबने बचपन में जिन्होंने टेलीविज़न पर उसे देखा होगा, आपको याद होगा। तो आज हम चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री ने जो एक तिलस्मी माहौल बनाया था हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके किरदारों के बारे में बात करेंगे, और हमने टेलीविज़न पे क्या देखा हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ चंद्रकांता की। यह उपन्यास देवकीनंदन खत्री जी ने लिखा था और इसको लिखे हुए करीब 100 बरस से भी ज़्यादा हो चुके हैं। एग्जैक्टली जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये 1888 के आसपास लिखा गया था। मतलब 130-40 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और इसकी इतनी कल्ट फॉलोइंग थी कि इसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी देवनागरी भाषा को सीखा, क्योंकि उस टाइम हिंदुस्तान के जिस हिस्से में ये लिखी गई थी नॉर्थ की तरफ, वहाँ पर ज़्यादातर खड़ी बोली और उर्दू का प्रचलन ज़्यादा था। पर जब किताब उन्होंने हिंदी में लिखी थी देवनागरी लिपि में, तो लोगों ने इसे पढ़ने के लिए देवनागरी को सीखा। ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में किताबों की कल्ट फॉलोइंग में से सबसे पहली कल्ट फॉलोइंग थी, अगर इसे मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री के अंदर शामिल किया जाए तो। और ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद भी देवकीनंदन खत्री जी ने कई सारे उपन्यास लिखे और वो इतने प्रभावशाली नहीं रहे। उनके और भी 1-2 उपन्यास मेरे पास हैं, जिसमें एक नरेंद्र मोहिनी है, वो भी मेरे पास है, वो मैंने पढ़ा नहीं है। पर ये उनका पहला उपन्यास था और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये भी लगेगा कि इसके अंदर भाषा का इतना ज़्यादा ख्याल और इतना सही, इसको इतनी सही भाषा में भी नहीं लिखा गया। मतलब जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये राइटर ने पहली बार लिखा है या किसी लेखक की पहली कहानी है। और आज के टाइम में जैसे कई सारे एडिटर्स होते हैं, जब भी आप कोई बुक पब्लिश करने जाते हैं तो वो लोग उसमें काफ़ी करेक्शन कर देते हैं आज के हिसाब से। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कोई करेक्शन नहीं किया गया। कई जगह आपको गलतियां लगेंगी, कई जगह लगेगी काफ़ी किताब बोरिंग सी हो गई है, काफ़ी डल है, कितनी लूज मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स हैं। पर राइटर ने उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करी है। मतलब आपको दिखेगा नहीं कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया गया। ऐसा लगता है जैसे हम बोलचाल में बातें कर रहे हैं, वैसे ये लिख दी गई है। जैसा कि मैं बता रहा था कि चंद्रकांता नाम से ही इसी धारावाहिक का प्रसारण 90 के दशक में होता था। उन दिनों सबसे ज़्यादा प्रचलित जो 2 धारावाहिक हुए थे उनमें से एक रामायण था और एक महाभारत। तो ये चंद्रकांता का प्रसारण महाभारत के ख़त्म होने के बाद शुरू हुआ था। रामायण के समय तो हम काफ़ी छोटे थे, क्योंकि वो रामायण शायद 80 के दशक में आती थी, 1987 के आसपास। और महाभारत 90 का दशक शुरू होते होते स्टार्ट हुआ था। तो तब तक हम लोगों को पता चलने लगा था कि कौन कौन से अभिनेता हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। तो महाभारत के कई अभिनेता और उस टाइम टीवी पर आने वाले कई और धारावाहिकों के कई अभिनेता चंद्रकांता का पार्ट थे। तो और वो काफ़ी फेमस हो चुके थे महाभारत करके, खासकर मुकेश खन्ना जिन्होंने महाभारत में भीष्म का रोल किया था, और जो इस चंद्रकांता कहानी के नायक थे वीरेंद्र सिंह, उन्होंने भी एक टेलीविज़न सीरीज़ में टीपू सुल्तान करके एक टेलीविज़न सीरीज़ आती थी, उसमें टीपू सुल्तान के पिता का रोल किया था। वो भी काफ़ी प्रसिद्ध अभिनेता थे। तो ये लोग काफ़ी पॉपुलर थे। और भी इसके अंदर कई सारे अभिनेता धारावाहिक में दिखाए जाते थे, जैसे इरफान खान थे और पंकज धीर थे, और काफ़ी सारे जो अभिनेता बाद में जाके बहुत पॉपुलर हुए
उन सब ने इस धारावाहिक में काम किया था, तो इसकी फॉलोइंग उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। पर जैसे मैंने बोला, इसको बीच में बंद कर दिया गया था, तो हमें पता नहीं चल पाया कि कहानी में क्या हुआ, और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। चंद्रकांता की कहानी कुछ इस तरह है कि इसके अंदर दो देश दिखाए गए हैं, एक नौगढ़ और एक विजयगढ़। देश तो हम उसे नहीं कह सकते, दो प्रांत कह सकते हैं हिंदुस्तान के, या दो रजवाड़े दिखाए गए हैं, नौगढ़ और विजयगढ़। ये उन्हीं दोनों के बीच की कहानी है कि नौगढ़ का एक राजकुमार था और एक विजयगढ़ की राजकुमारी थी चंद्रकांता। तो नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह को चंद्रकांता से प्यार हो जाता है, और वो दोनों आपस में राइवल राजघराने थे, जैसे कि उस दौरान लिखी गई और पुरानी कहानियों में होता था कि दो परिवार होते थे, दोनों में रंजिश होती थी, और उनके जो बच्चे होते थे उनके बीच में प्यार हो जाता। तो ये भी एक आम सी वैसे ही कहानी थी कि एक राजकुमार को एक राजकुमारी से प्यार हो जाता है, कैसे वो मिलते हैं, और कैसे उन दोनों जो देश थे दोनों के बीच जो नफरत थी वो किस कदर थी, किस तरह वो एक दूसरे के ऊपर हमले करते थे, छुपकर हमले करते थे, और किस तरह चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह मिलते हैं। इन दोनों मेन किरदारों के साथ साथ कई और भी किरदार थे जो टेलीविज़न सीरीज़ में इन दोनों मुख्य किरदारों से ज़्यादा बड़े हो गए थे। मतलब अगर 50 एपिसोड इसके आए होंगे तो मेरे ख्याल से 10 एपिसोड में ही चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह जो मेन नायक नायिका थे उनकी बात हुई थी। बाकी 40 एपिसोड में वो लोग कहीं नज़र नहीं आते, जबकि जो असली किताब है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों के अलावा जो मेन किरदार थे जैसे बहुत पॉपुलर हुए थे, उसमें एक राजा शिवदत्त थे जिसका रोल पंकज धीर ने किया था, जिन्होंने महाभारत में कर्ण का रोल किया था। और जो मुकेश खन्ना थे उन्होंने एक बहुत ही बड़े अय्यार, यहाँ इसमें अय्यार शब्द का यूज़ किया गया जिसे आज की भाषा में हम स्पाई कहते हैं या जासूस कहते हैं। तो अय्यार थे उसके अंदर, मुकेश खन्ना बने, उनका नाम था जांबाज। और बद्रीनाथ भी थे इसके अंदर जिनका रोल इरफान खान ने किया था, वो भी एक अय्यार बने थे। दोनों राइवल राजघरानों के अय्यार थे। जैसे जो मुकेश खन्ना थे जांबाज का, उनका जो किरदार था वो वीरेंद्र सिंह के दोस्त थे, और बद्रीनाथ जो है वो शिवदत्त के लिए काम करते थे। शिवदत्त एक तीसरे राजघराने के राजा थे जो कि चंद्रकांता को पसंद करते थे। तो देखा जाए तो उसमें 3 राजघराने थे, एक विजयगढ़, एक नौगढ़ और एक शिवदत्त का राजघराना। शिवदत्त के राजघराने का नाम था चुनारगढ़, और इसमें एक और भी बहुत ही मुख्य किरदार थे जो बहुत फेमस हुए थे अपनी कॉमिक टाइमिंग को लेकर, जिसका नाम था क्रूर सिंह। आगे भी जाके उन्होंने काफ़ी सारे बहुत अच्छे अच्छे रोल किए, पर वो अपने इसी रोल के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। अखिलेंद्र मिश्र उनका असली नाम है, जो उनके पर्दे पे उस टाइम नाम था वो क्रूर सिंह था। वो काफ़ी फेमस कैरेक्टर हुआ करते थे। और जो चंद्रकांता की कहानी सीरियल में दिखाई गई है धारावाहिक में, उसमें ऐसा था कि क्रूर सिंह जो है वो विजयगढ़ के मुख्यमंत्री के बेटे होते हैं, और वो मनीमन चंद्रकांता से प्यार करते हैं, पर चंद्रकांता उसको कोई भाव नहीं देती। और कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है कि क्रूर सिंह को विजयगढ़ से निकाल दिया जाता है, और वो वहाँ से निकल के उनके जो एक राइवल राजा थे चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त, उनके पास पहुँच जाते हैं और उनको जाके बताते हैं कि ऐसे ऐसे विजयगढ़ की राजकुमारी है जो बहुत खूबसूरत है और उसे आपकी रानी होना चाहिए। तो शिवदत्त पूरी तैयारी के साथ चंद्रकांता को पाने की साजिश शुरू कर देते हैं क्रूर सिंह के साथ मिलकर। दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह जो हैं वो चंद्रकांता से प्यार करते थे, तो वो उससे मिलने के लिए जाते हैं, और धारावाहिक में इतना ही दिखाया गया कि उससे मिलने के लिए जा रहे होते हैं, और तभी एक साइड लाइन पे दूसरी कहानी स्टार्ट हो जाती है, और कई हफ्तों तक वही कहानी चलती रही थी, जिसमें कहानी शिवदत्त के तरफ मोड़ दी गई थी, और चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह दोनों सीरियल से गायब हो जाते हैं, और कहानी शिवदत्त की तरफ चली जाती है कि शिवदत्त कैसी कैसी साजिशें करके लोगों को, अपने जासूसों को
विजयगढ़ और नौगढ़ दोनों जगह भेजता है, वो क्या क्या कारनामे करते हैं, इसी के ऊपर कहानी चलती रहती है। और 1 साल तक जैसा कि भारतीय धारावाहिक में होता है उसे खींचा जाता है, तो हमें कुछ पता नहीं चल पाया कि अंत में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। दोस्तों, अभी तक हमने बात करी कि टेलीविज़न धारावाहिक में क्या दिखाया गया था। अब हम बात करते हैं कि असली कहानी क्या थी। असली कहानी जो थी उसके अंदर जो मुख्य नायक और नायिका मुझे लगे वो ना तो चंद्रकांता थी और ना था राजकुमार वीरेंद्र सिंह। उसके जो असली नायक और नायिकाएं थे वो थे इन लोगों के साथी, इन लोगों के अय्यार, इन लोगों के दोस्त, जैसे जांबाज, तेज सिंह, बद्रीनाथ, और इसकी तरह ही चंद्रकांता की भी 2 सहेलियां थी जिनका नाम था रमैया और सौम्या। और ये दोनों भी वैसी ही जासूस थी जैसी जांबाज, तेज सिंह और बद्रीनाथ वगैरह थे। तो इस कहानी के अंदर मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जिस वजह से पॉपुलर हुई वो था कि इस कहानी के अंदर एक गुफा थी जिसके अंदर एक तिलिस्म बंधा हुआ था। तिलिस्म क्या होता है, जो लोग पुरानी कहानियाँ सुनते हैं वो जानते हैं कि पुराने लोग कुछ जादू वगैरह किया करते थे, उससे वो कुछ ऐसी चीज़ें बना देते तो सिर्फ जादूगर लोग ही पार कर पाते थे। जैसे आजकल मार्वल की दुनिया में डॉक्टर स्ट्रेंज करते हैं, तो वही काम वो लोग किया करते थे। तो इस कहानी में एक तिलिस्म होता है जिसके अंदर चंद्रकांता फंस जाती है और कैसे राजकुमार वीरेंद्र सिंह उस तिलिस्म को छोड़ के चंद्रकांता को छुड़ाते हैं। टीवी धारावाहिक में जैसे कुछ किरदार बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, क्रूर सिंह, जब आप असली कहानी पढ़ेंगे तो उसके अंदर उनका किरदार बहुत छोटा है। उसके किरदार के साथ कहानी में क्या होता है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये तो आपको पढ़ के जानना पड़ेगा। और उसका किरदार काफ़ी छोटा है और मेन किरदार जो है वो मुकेश खन्ना का किरदार जिन्होंने जांबाज का रोल किया था उनका है। ये जो तिलिस्म बनाया गया होता है ये उनके गुरु ने बनाया होता है और इस तिलिस्म की काट सिर्फ जांबाज को ही पता होती है। तो किस तरीके से वो रूप भेष बदल बदल के जाता है और चुनारगढ़ के सैनिकों को या जासूसों को कैसे वो बंदी बनाकर उस तिलिस्म में डाल देता था ताकि वो बाहर ना निकल पाए। और इसी तरीके से उस तिलिस्म के बारे में चुनारगढ़ के भी कुछ अय्यार जान जाते हैं और वो भी यही काम करने लगते हैं, वो भी भेष बदल के जाते हैं और विजयगढ़ और नौगढ़ के लोगों को जो इम्पोर्टेंट लोग थे पकड़कर उस तिलिस्म में बंदी बना देते हैं। इसी तरीके से चंद्रकांता उसमें बंद होती है। उस तिलिस्म के अंदर एक खजाना भी होता है जिसको पाने के लिए शिवदत्त भी बहुत कोशिश कर रहे होते हैं और फाइनली अंत तक आते आते आपको पता चलेगा कि चंद्रकांता से लेके वीरेंद्र सिंह, शिवदत्त की रानी, महारानी और जो बाकी मेन किरदार थे सबके सब उस तिलिस्म में बंद हो जाते हैं। और कैसे अंत में वीरेंद्र सिंह उस तिलिस्म को तोड़ता है, कैसे चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह का मिलन होता है, कैसे शिवदत्त की हार होती है और अंत में उसके साथ क्या होता है, ये सब ही उस कहानी में है। और जो कहानी का ऐसे कहा मैंने मेन किरदार है कि कैसे वो अय्यार लोग जैसे तेज सिंह हुए, जांबाज हुए, बद्रीनाथ हुए, सोमनाथ हुए, ये लोग क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या कारनामे करते हैं, इसी को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ये उपन्यास मेरे ख्याल से सिर्फ 150 पेजों के आसपास है और जैसे मैंने कहा इसकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी आज आप इसे पढ़ने बैठेंगे तो आप इसे एक सिटिंग में ख़त्म करेंगे। और मेरा मानना है कि वो लोग जो 80-90 के दशक में पैदा हुए हैं जिनको याद है टेलीविज़न सीरीज़, उनको इस किताब को पढ़ के काफ़ी मज़ा आने वाला है। मतलब मुश्किल से आप 2 या 3 घंटे में से पूरा ख़त्म कर सकते हैं और आपके बचपन की यादें सारी ताज़ा हो जाएंगी। उम्मीद है कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इसे पढ़ने में मज़ा आएगा और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो हमें दिखाया जाता है टेलीविज़न पे, जब भी कोई किसी कहानी को उठाता है तो उसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ दिया जाता है। मुझे लगता है कि उस टाइम भी इस धारावाहिक को लंबा खींचने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, उसकी कहानी में बहुत सारे फेरबदल किए गए जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। अगर ये आज के टाइम में बनती
जैसे आज के टाइम में वेब सीरीज़ बनती है तो मेरे ख्याल से 5 या 6 एपिसोड में ख़त्म हो जाती, और मुझे लगता है वही इसका लेंथ टाइम था। पर उस टाइम भी मेरे ख्याल से 2-2, 3-3 साल चलाना किसी भी धारावाहिक को एक आम बात होती थी, इसलिए इसकी कहानी को खींचा गया, इसलिए वो इतनी ज़्यादा ग्रिपिंग नहीं लगती थी। पर जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि राइटर इसे बहुत जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। इस किताब की जो एक बात मुझे पसंद नहीं आई वो ये था कि बहुत जल्दी कहानी ख़त्म हो गई। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो लिखने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में है, वो बहुत जल्द इसे ख़त्म करना चाहता है। वो चाहता तो इसको थोड़ा और अच्छा कर सकते थे, पर जैसे मैंने कहा ये उनकी पहली किताब थी, पर पहली किताब से उन्हें इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली जिसको मुझे नहीं लगता कि देवकीनंदन खत्री जी दोबारा कुछ ऐसा लिख पाए जो इस किताब की कहानी से आगे बढ़ पाती। तो उनकी ख्याति मोस्टली इस किताब के इर्द गिर्द ही होकर रह गई। पर फिर भी जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, यकीन मानिए। तो दोस्तों ये कहानी थी चंद्रकांता की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और इस कहानी को सुन के आप अपने बचपन में वापस लौट गए होंगे। अगर आपको कहीं भी ये किताब मिलती है तो आपको पढ़नी चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनको उस समय के कहानियाँ और जो किरदार हमें दिखाए जाते थे टेलीविज़न पे भी याद हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी किताब है, पढ़नी चाहिए। और उम्मीद है कि आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ और उस कहानी के किरदारों के साथ और इन किरदारों के साथ जुड़ी हुई अपनी यादों के साथ। तो जल्दी आपसे मुलाकात होती है। अपना खूब ख्याल रखिए।